जय हिंद मेरे चैंपियंस। 15 मिनट की अगली सीरीज में आज हम लोग एक नए चैप्टर का वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है विकास। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है और अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, विकास। तो आज हम बात करेंगे विकास के बारे में कि विकास है क्या, होता कैसे है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे विकास की अवधारणा और लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है और विकास की धारणीयता क्या है। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो बेसिकली रैपिड रिवीजन के पर्पस से, कि अगर आप कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस को आप लिख पाए, तो आपके लिए वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। अब ध्यान से आप समझना। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। विकास की अवधारणा और लक्ष्य क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय क्या है, विकास की धारणीयता क्या है। इसी सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब ध्यान से आप समझना। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है कि विकास क्या है। तो भाई विकास क्या है बताना जरा। विकास का मतलब होता क्या है असल में। लोग कहते हैं कि अगर आय में वृद्धि हो रही है, पहले का मानना क्या था कि अगर आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है, तो इसका मतलब विकास हो रहा है। रोजगार के अवसर, अगर लोगों को काम मिल रहा है, लोग बेरोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विकास हो रहा है। बेहतर ढांचा, आप देखोगे बेहतर सड़कें, बिजली, परिवहन की सुविधा, इन सब का मिलना ही क्या है, विकास है। जीवन स्तर का उच्च होना, तो मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, घर इत्यादि की पूर्ति। अगर व्यक्ति के पास भोजन है, व्यक्ति के पास घर है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो इसका मतलब विकास हो रहा है। इट मींस अगर हम टोटली बात करें, गुणवत्ता का बढ़ना, अगर जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, विकास हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू। अगर कोई पूछेगा कि विकास क्या है, तो आई होप ये डेफिनेशन आप बहुत क्लियरली और बहुत आसानी से बता पाओगे कि विकास असल में कहते किसे हैं। ये आर्थिक पहलू हो गया जिसका संबंध धन से है, ठीक है ना, कि अगर धन बढ़ेगा तो विकास होगा। अब गैर आर्थिक पहलू क्या है, ठीक है, इन दो असल में ना जो विकास है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। गैर आर्थिक में क्या आएगा कि जिसका संबंध धन से ना हो। अगर आप देखोगे स्वतंत्रता व सुरक्षा, तो भयमुक्त वातावरण और अभिव्यक्ति की आजादी। अगर वातावरण भयमुक्त है, हर कोई स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भाई आप देखोगे विकास हो रहा है। समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे आदर व सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति को आदर मिल रहा है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आदर मिल रहा है, तो उसे कहेंगे विकास। पर्यावरण और स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण, अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो क्या आप स्वच्छ और आप देखोगे प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते ना। ये तभी संभव है जब विकास होगा। तो असल में विकास की डिफिनेशन एक तो आर्थिक, धन को ध्यान में रख करके बताई जाती है, दूसरा जिसमें धन को ध्यान में रखा नहीं जाता। अब विकास असल में किसे हम कहेंगे, तो विकास असल में हम कहेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब इसको दोनों को मिला करके। जैसे आप देखोगे लोगों के पास रोजगार हो, आय अच्छी हो, बेहतर ढांचा हो, जीवन स्तर अच्छा हो, पर्यावरण, आप देखोगे पर्यावरण अच्छा हो, आदर व सम्मान लोगों को मिल रहा हो, समानता, स्वतंत्रता व सुरक्षा मिल रही हो, इसे हम विकास कहेंगे। जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तब विकास असल में सफल होगा। अब आप देखोगे विकास में लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जैसे जरूरी नहीं जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास हो सकता है एक व्यक्ति के लिए विकास दिखने वाली चीज किसी और के लिए विनाश भी हो सकती है। इज इट पॉसिबल? एकदम बिल्कुल पॉसिबल है। कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति एक के लिए विकास है, जो घटना एक व्यक्ति के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विनाश का भी कारण बन जाती है। अब देखो, अब विभिन्न वर्गों की आकांक्षाएं, तो जितने भी वर्ग हैं सबकी अपनी अपनी आकांक्षा होती है, सबकी अपनी अपनी चाह होती है। जैसे जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए, किसान को क्या चाहिए, अगर वो अपनी फसल को मंडी में बेचे तो अधिक दाम में बिके, व्यापारी को क्या चाहिए कि उसका व्यापार चले, जो बहुत अधिक पैसा कमा रहा है उसको क्या चाहिए कि सरकार कम टैक्स ले। तो विकास का जो अर्थ है वो प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग है। अब देखो भूमिहीन मजदूर, तो काम के अधिक दिन, अगर किसी के पास भूमि नहीं है, मजदूर है, तो उसको अधिक काम के अधिक दिन मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए, स्थानीय स्कूल मिलने चाहिए। पंजाब के किसान ये चाहते हैं उपज का समर्थन मूल्य अधिक मिले। शहरी बेरोजगार ये चाहता है पक्की नौकरी और सुरक्षित भविष्य। निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे बांध से उद्योगपति को बिजली पर आदिवासियों का विस्थापन, जैसे अगर बांध बन रहा है तो जो उद्योगपति है उसको तो लाभ होगा, पर वहां पर रहने वाले आदिवासियों का विनाश होगा, क्योंकि उनको तो विस्थापित करके जाना पड़ेगा ना, वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। कहने का आशय यही है कि जो घटना एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि विकास के कुछ मिश्रित लक्ष्य भी हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि विकास के लिए हर व्यक्ति का, हर वर्ग का लक्ष्य अलग अलग है, पर विकास में कुछ मिश्रित लक्ष्य भी होते हैं। जैसे आप देखोगे भौतिक वस्तुएं, तो पैसा जीवन जीने का एक साधन है, इससे खाना, कपड़े, घर, गाड़ियां जैसे भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं।
अब आय सबकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आय से आप बेसिक आवश्यकताओं को खरीदोगे। ये क्या है, ये मिश्रित लक्ष्य है कि सबकी आय बढ़नी चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबकी आय बढ़े। दूसरा आप देखोगे गैर भौतिक लक्ष्य, तो सुरक्षा सबको चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए, आदर सम्मान सबको चाहिए, और ये जीवन की गुणवत्ता को तय करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन लक्ष्य है। ये कोई गरीब मजदूर होगा उसका भी ये लक्ष्य होगा, कोई अमीर होगा उसका भी ये लक्ष्य होगा। ऐसे आप देखोगे लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, काम की जगह का माहौल, सुरक्षा और सम्मान भी उतना मायने रखता है। आपने देखा होगा कि कारपोरेट में भी ऐसा है कि अगर किसी जगह पर आपको उचित सम्मान ना मिले तो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, पैसे के अलावा वहां पर मिलने वाली स्वतंत्रता, समानता और सम्मान भी मैटर करता है। बात करूं अगर मैं राष्ट्रीय विकास की, तो एक टर्म और आती है राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास का मतलब आप समझते हो कि देश के विकास को ही क्या कहेंगे, राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास की अवधारणा क्या कहती है, किसी देश के अपने नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार, जैसे शिक्षा में सुधार हो रहा हो, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा हो, आय में सुधार हो रहा हो, करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अगर देश अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार ला रहा है तो उसी को हम राष्ट्रीय विकास कहेंगे। तो विभिन्न लोगों की राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भिन्न भिन्न और अलग अलग हैं। जैसे आप देखोगे निर्णय का आधार लोगों ने क्या बनाया, क्या कोई ऐसा तरीका है जो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही हो, केवल कुछ शक्तिशाली लोगों के फायदे के बजाय बहुसंख्यक आबादी के हित को प्राथमिकता दी जाए। तो पर्यावरण और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि देश में रहने वाले सिर्फ अमीरों का फायदा होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास वह विकास है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास हो, अमीर से अमीर का विकास हो, मतलब सभी का विकास एक साथ होना चाहिए, उसे हम राष्ट्रीय विकास कहेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय विकास को लेकर के सबकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब मैं अगर बात करूं विभिन्न देशों की तुलना, तो विकास के स्तर पर आप विभिन्न देशों की तुलना करोगे, और असल में ना एशिया में कुछ देश हैं जिनकी हम तुलना करते हैं और उनके बेसिस पे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो एमसीक्यू में कई प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। अब ध्यान से आप देखना, सबसे पहले एक टर्म आता है प्रति व्यक्ति आय। तो कुल आय से तुलना करना गलत है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम औसत आय का उपयोग करते हैं। अब अगर हम कुल आय की गणना करें तो भारत की जनसंख्या बहुत है, भारत की कुल आय हो सकता है ज्यादा हो, पर प्रति व्यक्ति आय भी कम हो, पर जो है प्रति व्यक्ति आय कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि अगर हम पूरी जनसंख्या को जो है पूरी जनसंख्या की आय तो है नहीं, उसमें से कुछ की आय है, और इसीलिए जब कुल आय को पूरी जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी, जो कि बहुत कम होगी। अब देखना, विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना के लिए कुछ मानकों का प्रयोग करता है ताकि वो सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना कर सके। क्लियर है। अब विश्व बैंक की आप देखोगे विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी होती है, उस विश्व विकास बैंक के बारे में जरा सा समझते हैं। तो समृद्ध और उच्च आय, ये कहता है कि जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक है वो देश कैसा है, विकसित देश है। तो आप देखोगे जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है वह विकसित देश में आते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया। निम्न आय या मध्यम स्तर वाले देश, भारत निम्न मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आता है। जिनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय थोड़ी और कम होती है। औसत आय की सीमाएं क्या है, तो भाई औसत आय विषमता को छिपा देती है या नहीं बताती कि धन का वितरण लोगों में के बीच कैसा है। आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है औसत आय क्या करती है, विषमता को छिपा देती है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है वो एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा गरीब व्यक्ति है एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है। अब अगर एक दिन का हम लोग औसत आय निकालेंगे तो औसत आय में उस गरीब व्यक्ति का भी 50,000 एक दिन का इनकम निकल के आएगा, अमीर का भी 50,000 निकल के आएगा। समझ रहे हो ना, 50,000 रुपए 50 पैसे दोनों का निकल के आएगा बराबर बराबर। तो गरीब था ना, वो तो 1 रुपए ही कमा रहा था, हमने क्या किया उसको भी बराबर कर दिया। तो औसत आय क्या करती है, इस तरीके की विषमता को छिपा देती है। आय के अलावा कई अन्य मापदंड भी हैं, जैसे आप देखोगे शिशु मृत्यु दर, तो प्रति 1000 जीवित जो है जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की कम आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है, या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता दर्शाता है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो इसका मतलब विकास है। साक्षरता और उपस्थिति, तो साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्गों के लोगों का जो है पढ़ा हुआ प्रतिशत क्या कहलाता है, साक्षरता प्रतिशत कहलाता है। निवल उपस्थिति क्या है, तो 14 से 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है उसको हम लोग निवल उपस्थिति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आप पैसे से सब कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ सार्वजनिक सेवाएं हैं जिसको सरकार उपलब्ध कराती है, जिनको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। अब कौन कौन सी ऐसी सार्वजनिक सेवाएं हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। आप देखोगे जेब में रखा पैसा आपको स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण मुक्त हवा, मिलावट रहित दवाइयां नहीं दिला सकता। तो इसीलिए सामूहिक व्यवस्था होनी चाहिए पूरे समाज के लिए मिलकर, सुविधा जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, परिवहन, ठीक है ना, इनको सरकार को जुटाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधाएं और सेवाएं मिल सके,
ठीक है ना, क्लियर है, बताना जरा इतना। असल में ये जितना भी आप कुछ पढ़ रहे हो ये इस पर्पज से हम पढ़ रहे हैं ताकि इस पूरे चैप्टर का बहुत कम समय में और इजीली से आसानी से हम लोग रिवीजन कर सकें। अब ऐसे ही आपने देखना तो पीडीएस और केरल मॉडल, तो केरल में कम शिशु केरल में आप देखोगे, अगर एक आंकड़ा उठा करके देखोगे केरल, हरियाणा और बिहार का, तो उसमें आपको दिखेगा कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है। ठीक है ना, कम क्यों है? तो स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत और बुनियादी ढांचा केरल में है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विशेष ध्यान है, इसीलिए वहां का साक्षरता दर ज्यादा है, और लिंग समानता और उच्च साक्षरता दर है। ठीक है ना, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। अगर आप देखोगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध होता है। जिन राज्यों में पीडीएस सही ढंग से काम नहीं करता है वहां लोगों का पोषण स्तर बेहतर जो है रहता है। सही ढंग से काम करता है, नहीं रहेगा, जो सही ढंग से काम करता है वहां पर लोगों का जो पोषण स्तर है वो बेहतर रहता है। ठीक है ना, केवल उच्च आय ही बेहतर जीवन की गारंटी नहीं देता। अगर आय उच्च है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है लोगों का जीवन बेहतर होगा। जैसे हरियाणा में आपने देखा प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है पर शिशु मृत्यु दर जो है वो भी अधिक है। इसका मतलब लोग शिक्षित नहीं है। जब वो शिक्षित होंगे, आय अधिक होगी, तभी ठीक ढंग से वहां सब कुछ काम करेगा। अब देखना आप, अगर यूएनडीपी की बात कर लो तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है जिसमें वो बताता है मानव विकास के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि 3 प्रमुख घटकों को मिलाकर रिपोर्ट तय करता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आय। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के वो रिपोर्ट तय करता है। इन तीनों को मिलाकर के वो रिपोर्ट जारी करेगा, बताएगा कि मानव विकास में कौन सा देश उच्च है और कौन सा देश निम्न है। ठीक है ना, तो मानव विकास सूचकांक क्या है, जिसको एचडीआई कहते हैं, और बीएमआई, ये 2 प्रकार के सूचकांक है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो एचडीआई किसे कहते हैं? या विभिन्न देशों के विकास के स्तर को मापने वाला एक सूचकांक है। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसी देश कई मामलों में एचडीआई रैंक में भारत से बेहतर है। अगर पूछेगा कि भारत से बेहतर कौन सा देश है एचडीआई में, तो वो कौन सा है? श्रीलंका, जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है। अगर बात करें शरीर द्रव्यमान सूचकांक की, तो वयस्कों के पोषण स्तर को मापने के लिए, मतलब अगर आप वयस्क हो तो स्वस्थ हो या नहीं हो, इसे मापने के लिए हम लोग बीएमआई का यूज करते हैं। अब ये बीएमआई क्या है? इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो तुम्हारा भार किलोग्राम में अगर रखें, जैसे मान लो कोई 40 किलोग्राम है और ऊंचाई मीटर में करके उसका स्क्वायर कर दो, जो तुम्हारी ऊंचाई है उसको मीटर में करो और स्क्वायर कर दो उसका, फिर डिवाइड करके अगर रिजल्ट 18 से कम आता है तो अल्पपोषित हो, जिसको कुपोषित कहते हैं। अगर ये 25 से आप देखोगे ज्यादा आता है तो अति भार है, 18 से 25 के बीच में आता है, 18.5 से 25 के बीच में आता है तो तुम ओके हो। ठीक है ना, तो अपना अपना बीएमआई चेक कर लेना, मोबाइल में भी जाकर के बीएमआई चेक करोगे तो वहां से चेक हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे एक टर्म और आती है विकास की धारणीयता। तो असल में विकास की धारणीयता है क्या? ठीक है, आप देखोगे हमने यह धरती अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की है बल्कि इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इसीलिए जब भी आप अपना विकास करें तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखें। ठीक है ना, और इसी को हम लोग धारणीयता कहते हैं या सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा सस्टेनेबिलिटी की डिफिनीशन क्या है, आपको बताना है कि अपना विकास करते हुए आने वाली भावी पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखना, उनके लिए संसाधनों को बचा करके रखना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर है? अब आप और समझ लो संसाधनों का संकट। तो असल में सतत विकास जरूरी क्यों है? क्योंकि समय के साथ संसाधन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय। तो भूजल का अति उपयोग, अगर आप भूजल का अधिक उपयोग करोगे तो क्या होगा? जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। पंजाब व पश्चिमी यूपी में नलकूपों द्वारा अत्यधिक दोहन से जलस्तर नीचे गिर रहा है। कच्चे तेल का सीमित भंडार है, अगर कच्चे तेल का बहुत अधिक उपयोग होगा तो ये समय के साथ समाप्त हो जाएगा। समाधान, आप देखोगे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करो और नवीकरणीय विकल्पों की खोज करो। जैसे पानी का हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे वॉशरूम से निकला वाला पानी आप खेत में जाकर के सिंचाई कर दो। ठीक है ना, और इस तरीके से डबल यूज आप कर सकते हो, किसी भी चीज का रिसाइकल कर सकते हो। क्लियर है? लास्ट में आप देखोगे निष्कर्ष क्या है कि विकास केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं है बल्कि मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। तो बहुआयामी विकास, आय प्लस स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस स्वतंत्रता का संतुलन अगर होता है तो इसको हम लोग बहुआयामी विकास कहते हैं। सतत विकास क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना सतत विकास कहलाता है। न्यायपूर्ण समाज क्या है? विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, इसी को हम कहते हैं न्यायपूर्ण समाज। ठीक है ना, तो 15 मिनट में हम लोगों ने इस चैप्टर का रिवीजन किया। ऐसे ही 15 मिनट की सीरीज में हम लोग सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ।